जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम यूनिट 10 की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवारा मसीहा। ठीक, इस रचना को पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है आपको कमेंट में जरूर करके बताना। उसी के हिसाब से मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा। जो जिसका कमेंट में बहुमत रहेगा जिस रचना को लेकर, उसी को अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे तो उसको आप कमेंट में कर देना। ठीक, तो आज हम आवारा मसीहा को पढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, यूनिट 10 की बात करें तो इनकी जो रचनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और इनमें फैक्ट भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करना और कमेंट में थम्स अप का निशान जरूर लगाना। कुछ भी कमेंट करना, लेकिन करना कमेंट, और वीडियो को तो लाइक जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले लेखक की बात करें, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। ठीक, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1974। विधा कौन सी है इसकी? जीवनी विधा है। तो क्या आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। ठीक, किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है ये? बंगाल के बंगला उपन्यासकार हैं। ठीक, बंगला उपन्यासकार हैं। ठीक, अब लेखक को इसे लिखने में कितना टाइम लगा? 14 वर्ष का समय लगा इसे लिखने में। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। ठीक, विष्णु प्रश्न यहां से बन सकता है दोस्तों कि आवारा मसीहा को लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितना टाइम लगा था? तो 14 वर्ष का समय लगा था इसको लिखने में। विष्णु प्रभाकर को शरद चंद्र के उपन्यास का पात्र विशेष रूप में श्रीकांत और राजलक्ष्मी को जानने की उत्कंठा हुई थी। इस जीवनी को लिखने की प्रेरणा लेखक को नाथुराम प्रेमी और यशपाल जैन से मिली थी। तो ये फैक्ट दोनों महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था आवारा मसीहा लिखने के लिए, शरद चंद्र की जीवनी लिखने के लिए। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को लिखने के लेखक के अनुसार, इस पुस्तक को लिखने के लेखक के अनुसार 3 स्रोत हैं, यानी 3 जगह से इन्होंने तथ्य उठाए। कहां कहां से? एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप से शरद बाबू से संबंधित थे, यानी जो शरद बाबू से जुड़े हुए थे, उनसे पूछताछ करके इसने तथ्य एकत्रित किए थे। ठीक, आगे देखो। दूसरे, उनके समकालीन मित्रों के लेख और संस्मरण। ठीक, दूसरे नंबर पर दूसरा क्या है कि उनके समकालीन मित्रों के लेख थे और उनके संस्मरण थे। ठीक, तीसरी बात करें, तीसरा जो तथ्य, तीसरी जगह से उन्होंने तथ्य कहां से उठाए? उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे वे स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा, यानी उनकी रचनाओं से भी ऐसी रचनाएं जिनका संबंध शरद से था, उन रचनाओं से भी विष्णु प्रभाकर ने फैक्ट उठाया है उसकी जीवनी लिखने के लिए। ठीक, इतने अनुभव के बाद उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं हुआ, यानी इतना सब कुछ मिलने के बाद फिर उनकी जीवनी लिखना कठिन नहीं था। इस जीवनी में शरद चंद्र के जन्म से लेकर उनके वर्मा जाने और फिर मृत्यु तक का वर्णन है। ठीक, इस जीवनी को 3 पर्व में विभाजित किया गया है। कितने? 3 भाग में, जिसको पर्व कहा गया है। इसमें 3 पर्व में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नाम क्या है? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। तो ये इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। दिशाहारा में बचपन की घटनाएं हैं, दिशा की खोज में जीविका की तलाश और साहित्य की शुरुआत है, और दिशांत में सामाजिक और साहित्यिक कार्य इसने किए हैं। ठीक, आगे देखो। इसमें पात्र जो है, उसके महत्वपूर्ण पात्र की बात करते हैं। लेखक का घर कहाँ था? देवानंदपुर गांव में। ये तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वाला पेज है पूरा ही मोस्ट है।
ठीक, एक एक चीज आपको बड़ी बढ़िया ध्यान से पढ़नी है और याद रखनी है। लेखक का ननियाल कहाँ है? भागलपुर में। तो गांव तो कहाँ है? देवानंदपुर। और ननियाल कहाँ है? भागलपुर में। ठीक। इनके पिता का नाम क्या है? शरद के पिता का नाम है मोतीलाल और शरद की माता का नाम है भुवन मोहिनी। भुवन मोहिनी। ठीक। नाना का नाम क्या है? केदारनाथ। और इनके छोटे नाना का नाम क्या है? अघोरनाथ। ठीक। छोटे नाना का नाम है अघोरनाथ। अब शरद की बचपन की प्रेमिका कौन है? धीरू। धीरू कई उपन्यास सन्यास की कई उपन्यास की नायिका भी रही है, यानी उसी का इसी को ध्यान में रखकर, धीरू को ध्यान में रखकर उनकी नायिका बनाई गई है। ठीक। इनका मित्र है सदानंद। भाई बहन, एक तो इसका भाई है प्रभास, एक भाई है प्रकाश, एक बहन है सुशीला जिसे मुनिया भी कहते हैं, एक और बहन है अनिला। क्या नाम है उसका? अनिला। ठीक। तो दो भाई और दो बहन थी इसके, कुल मिलाकर ये 5 भाई बहन थे। इसकी पत्नी हिरणमयी। ठीक। हिरणमयी 2 पत्नी थी इसके। पहली शादी जिससे हुई थी वह प्लेग के कारण मर गई। उसके बाद में इसने दूसरी शादी की थी। तो पहली पत्नी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी जो भूमिका लिखी है, इससे भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें भी, तो ये भूमिका भी आपको पढ़नी है, यहां से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक। कभी सोचा भी न था कि एक दिन मुझे अपराजय कथा शिल्पी शरद चंद्र की जीवनी लिखनी पड़ेगी। ऐसा कौन कह रहा है? विष्णु प्रभाकर कह रहा है भूमिका में। यह मेरा विषय नहीं था, यानी मैं जीवनियां नहीं लिखता था, लेकिन अचानक एक ऐसे क्षेत्र से यह प्रस्ताव मेरे पास आया कि स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई के स्वामी नाथुराम प्रेमी। किसने? नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया। अब इनकी इच्छा थी कि इसी माला में शरद चंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित हो जाए। उन्होंने इसकी चर्चा किससे की? यशपाल जैन से। नाथुराम प्रेमी ने कहा कि यशपाल से कहा काश कोई इसकी जीवनी लिख दे। अब यशपाल जैन ने फिर किससे कहा? विष्णु प्रभाकर से। यशपाल जैन से की और न जाने कैसे लेखक के रूप में मेरा नाम सामने आ गया। यशपाल जी के आग्रह पर मैंने एकदम ही यह काम अपने हाथ में ले लिया। तो नाथुराम ने तो किससे कहा? नाथुराम ने किससे कहा? यशपाल से। ठीक। और यशपाल ने किससे कहा? विष्णु प्रभाकर से। विष्णु प्रभाकर से। ठीक। ऐसा नहीं था, लेकिन अंततः लेना पड़ा, यह सच है। इसका मुख्य कारण था शरद चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई। शायद वह इच्छा पूरी होने का यह अवसर था। सोचा बंगला साहित्य में निश्चित ही उनकी अनेक प्रामाणिक जीवनियां प्रकाशित हुई होंगी। लेख संस्मरण तो न जाने कितने लिखे गए होंगे। वहीं से सामग्री लेकर यह छोटी सी जीवनी लिखी जा सकेगी। लेकिन जब खोज करने पर पता लगा कि प्रामाणिक तो क्या, कल्पित कहानी को जीवनी का रूप दे देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, पर उनमें शरत बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो गया। यानी ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं छपी शरत के बारे में बंगला में जो उनकी वास्तविक घटनाओं को उजागर करती हो। ठीक। कल्पना के आधार पर ही बनाई गई है, जो भी बेतुकी सी। प्राय सभी मित्रों ने मुझसे कहा तुम शरत की जीवनी नहीं लिख सकते, यानी नहीं लिख पाओगे। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरत की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा छोड़ा भी क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन
क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह हमारे बीच में ही रहे, दूसरे लोग उसे जानकर क्या करेंगे? रहने दो, उसे लेकर क्या होगा? एक सज्जन तो अत्यंत उग्र हो उठे, तीव्र स्वर में बोले, कह देता हूं मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सन इतनी इतनी मुश्किलें, इतने क्या क्या सुनना पड़ा शरत बाबू की जीवनी लिखने के लिए, ये भूमिका में बताया लेखक ने। अब सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा आरंभ की, यानी कब लिखना स्टार्ट किया? 1959 में। कब लिखना स्टार्ट किया? 1959 में। ठीक। और अब 1973 है, यानी जब उसको लिख चुके थे तब क्या था? 1973। प्रकाशित कब हुई है? 1974 में। ठीक। 14 वर्ष लगे मुझे आवारा मसीहा लिखने में। तो 14 वर्ष लगे दोस्तों, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट है। कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते थे, क्योंकि मैं मसीहजीवी लेखक हूं। इसमें लेखक खुद को कौन सा लेखक मानता है? मसीहजीवी लेखक। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि किसने खुद को मसीहजीवी लेखक माना? तो ऑप्शन में रहेगा विष्णु प्रभाकर। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया मुझे अपने काम में रस आता गया। ठीक। और ये भूमिका लिखी थी विष्णु प्रभाकर ने। अब इसका सारांश पढ़ते हैं। प्रथम पर्व क्या है? दिशाहारा। हमने देखा था इसका 3 भागों में बटी हुई है। प्रथम पर्व, 3 पर्व हैं इसके, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ठीक। तो प्रथम पर्व क्या है? दिशाहारा। दिशाहारा। अब इसका सारांश पढ़ते हैं। किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी, फल फल का कहीं पता नहीं था। तो मामा सुरेंद्र, इसका नाम याद में रखना है। और इनके मामाओं का कौन सा परिवार है? गांगुली परिवार। ये भी मोस्ट है। गांगुलियों के नवासे यानी नाती। ठीक। शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, तो पुराने बाग में घूम आए। अब नाना के घर रहते शरत को लगभग 3 वर्ष हो गए थे, यानी शरत अपने नाना के घर रहता था। क्यों रहता था? इससे पहले भी वह मां के साथ कई बार आ चुका है। सबसे पहली बार उसकी मां जब उसको लेकर आई थी तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। यानी जब पहली बार वो अपने नाना के घर आया था तो उसके नाना नानियों ने उस पर खूब रुपए लुटाए। नाना केदारनाथ ने, तो नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में बिठाया था। तो ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट, ये देख रहे हैं हम इस लेक्चर में, आवारा मसीहा के महत्वपूर्ण फैक्ट। अब उसके पिता के बारे में देखिए, शरत के पिता के बारे में। उसके पिता, किसके पिता? शरत के पिता मोतीलाल। मोतीलाल। ठीक। मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी थे, यानी इसके पिता काम धंधे की बिना चिंता किए हुए इधर उधर घूमते रहते थे और हमेशा सपनों में खोए रहते थे कि मैं ऐसा करूंगा, या फिर कुछ कहानी सोचते रहते थे और कहानियां लिखते रहते थे। ठीक। इसके पिता, शरत के पिता। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सका, चिंता ही नहीं थी बिल्कुल भी। आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए संभव हो गया। यह देखकर शरत की मां भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली गई अपने मायके और शरत के ननिहाल में। मोतीलाल एक बार फिर घर जवाई होकर रहने लगा। मोतीलाल एक बार फिर घर जवाई होकर रहने लगा। ठीक। आगे देखो अगला फैक्ट।
छोटे नाना अघोरनाथ। तो छोटे नाना कौन है? अघोरनाथ। अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र उसका सहपाठी था, यानी उसके साथ पढ़ता था। तो फैक्ट प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि मणिंद्र किसका बेटा था? प्रश्न दे दें, ऑप्शन में दे देंगे केदारनाथ, अघोरनाथ, तो किसका बेटा है? अघोरनाथ का। उसका सहपाठी था कौन? मणिंद्र। उन दोनों को घर पर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त किया था। तो शरत को पढ़ाने और उस मणिंद्र को पढ़ाने घर पे कौन आता था? अक्षय पंडित घर पे आता था। ठीक। इस विद्या अध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी, यानी पढ़ते तो थे ही वो, लेकिन शरारत भी कम नहीं करते थे। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते थे। क्यों करते थे? एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र था। तो काशीनाथ किसका बेटा है? अक्षय पंडित का बेटा है। ठीक, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। किसका बेटा है? अक्षय पंडित का। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके मित्र की एक बहन। न जाने कैसे शरत की उससे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। वह बालिका शरत की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुभीते के लिए उसे भीरू के नाम से जानते थे। तो ये पात्र भी महत्वपूर्ण है इस कहानी में, इस जीवनी में। ठीक। धीरू कौन है? शरत चंद्र की प्रेमिका। उसने अंक गणित में ही 100% अंक नहीं पाए, बल्कि अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। तो अंक गणित में और अंग्रेजी में दोनों में यह बहुत तेज था। ठीक, आगे देखो। गल्प पढ़कर, अगला फैक्ट देखिए। गल्प यानी होता है कहानी। गल्प पढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी, यानी खूब फल फूल रही थी। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था। यानी वो क्या है कि दोस्तों को अपने आसपास बिठा लेता था और तुरंत ही उन्हें कुछ ना कुछ कहानी सुनाने लग जाता मन से घड़कर। ठीक। इस तरह उसके दोस्त भी बहुत थे। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था, किस समय और कहां बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता। पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। तो सबसे पहले इसने कौन सी कहानी लिखी? काशीनाथ। ठीक, मोस्ट है ये। प्रश्न बनेगा कि शरत चंद्र ने सबसे पहले कौन सी कहानी लिखी? तो कहानी का नाम है काशीनाथ। तो काशीनाथ कौन है? उसी अक्षय पंडित का बेटा, उसका गुरु भाई। ठीक, गुरु भाई किसे कहते हैं? यानी अपने सर का अगर वो बेटा है तो अपना गुरु भाई हुआ। ठीक, आगे देखो। उसी को नायक बनाकर उसने ये कहानी शुरू की। किसे? काशीनाथ को। कुछ और कहानियां भी उसने लिखी होंगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बच सके। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। तो एक तो दोस्तों ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट है बहुत। इस कथन को ऐसे कैसे दे देंगे कि सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। कौन सी विधा से है? कौन सी रचना से है? आवारा मसीहा से। और इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि आवारा मसीहा में सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। किसकी थी? शरत चंद्र की। ठीक। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें, हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी की पढ़ डाली थी। ये स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थी। पिता का यह अधूरापन भी उसकी प्रेरक शक्ति बन गया। यानी उसके पिता मोतीलाल लिखते तो थे, लेकिन वो कोई भी रचना को अंत तक नहीं पहुंचा पाते थे, अधूरी छूट जाती थी उनसे, कहानी पूरी नहीं बनती थी। ठीक।
दुस्साहस के क्षेत्र में, अब अगला फैक्ट देखो, दुस्साहस के क्षेत्र में शरत राजू का साथी था। तो एक दोस्त था इसका राजू, ठीक, राजू इसके साथ बदमाशियां करता था। परंतु साहित्य के क्षेत्र में उसका स्वयं पढ़ता राजदार अभी कोई नहीं था, यानी उसका उनका ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था जो साहित्य में रुचि रखता हो, कोई लिखता हो, ठीक। हाँ, कुछ मित्र इस रहस्य के बारे में जानते भरते कि भाई वो लिखता है। उसके सिर पर लंबे लंबे बालों को देखकर वे कहा करते थे, उसने बाल इसलिए शेष गति इसलिए बढ़ाए हैं उसने बाल इसलिए बढ़ाए हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर के समान कवि बनना चाहता है, ठीक। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न दे देगा यहां से उठाकर। उसने बाल इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि वह रविंद्रनाथ ठाकुर के समान कवि बनना चाहता है। यह कथन कहां से लिया गया है, कौन सी रचना से है, तो आवारा मसीहा से। और किसके बारे में है, तो शरत चंद्र के बारे में। शिशु में शरत की कई रचनाएं छपी। बोझा कहानी उसने अपने प्रिय मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से प्रकाशित की। तो एक फैक्ट ये भी है, बोझा जो उसने कहानी लिखी थी वो सुरेंद्र मामा के नाम से प्रकाशित करवाई थी। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक। सुविधा उपन्यास उसने अभी अभी समाप्त किया था। इस उपन्यास में उसने अपने परिवार की चरम निर्धनता की झांकी दी है। तो कौन से उपन्यास में शरत चंद्र ने अपने परिवार की गरीबी को बताया है, सुविधा उपन्यास में, ठीक, सुविधा उपन्यास में, सुविधा उपन्यास में। आगे देखो, छोटे मामा का नाम था देवी, बड़े मामा का नाम ठाकुरदास। उसके शौक भी बहुत थे, किसके, शरत के, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली तितली पालना। तितली रंग की अनेक उद्योग, तितली के यानी अलग अलग तरह की तितलियां पकड़ के लाता था और एक बक्से में उसे बंद कर देता था। नाना रूप यानी अनेक प्रकार की अनेक तितलियों को उसने अपने काठ के बक्से में रखा था। उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती छिपकर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी, नाम था संसार कोश। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसार कोश। संसार कोश किसकी है, किसकी अलमारी में थी, ये अपने पिता की अलमारी में पाता है। सांपों को बस में करने का मंत्र उसे उसी में मिला, किसमें मिला, संसार कोश में। उसकी परीक्षा करने को वह आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था, बड़ी कठिनता से उसके प्राण बचे। सांप भी काट लेता है शरत को लेकिन बच जाता है फिर वो। एक झोपड़ी में विधवा के रुदन की व्याख्या करता है शरत। अगला फैक्ट देखिए कि छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे, चौंक गए। यानी एक बार कोई बालक रो रहा था, छोटा, क्यों रो रहा था इसका पता उसने लगा लिया, उसने सूक्ष्म विवेचन कर लिया था शरत ने। अब वे कलकत्ता रहते थे, कौन, अघोर बाबू। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। अघोर बाबू ने कहा, मित्र से कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चयी मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा, यानी मन में जो आने वाली बातें हैं उनको अपने देश दुनिया में फैलाने में, मन की बातों को देश दुनिया में लोगों के सामने रखने में प्रसिद्ध होगा, ऐसा कहा उसके मित्र ने। आगे देखो, सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और
यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा, नाम था उसका नीरू। इसे ये अपनी बहन के समान मानता था नीरू को। ठीक, नीरू को अपनी बहन के समान मानता था शरत। अब ब्राह्मण की बेटी थी ये, किसकी बेटी थी? ब्राह्मण की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ब्राह्मण की बेटी है और उसका नाम क्या है? नीरू। नीरू, ठीक। अब नीरू की मौत के बाद, नीरू की मौत कैसे होती है? नीरू ब्राह्मण की बेटी थी और बाल विधवा थी, यानी बच्ची थी अभी, इसकी बचपन में शादी हो गई और इसका पति मर गया और ये विधवा हो गई। लेकिन गांव में इसे एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और वह व्यक्ति इसे धोखा देकर इसे गर्भवती कर देता है। ठीक, और फिर इसे छोड़ देता है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो इसे वह अपशकुन मानते हैं, अशुभ मानते हैं और गांव के कुछ लोग नीरू को मौत के घाट उतार देते हैं। नीरू को जब से वह गर्भ धारण करती है, गांव वालों की आंख में खटकने लगती है, तो गांव वाले उसे मौत के घाट उतारकर जंगल में फेंक आए। ठीक, सियार कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था, यानी जब सियार और कुत्ते उसे खा रहे थे तब शरत बाबू उसे देख रहा था, यानी वो सोच रहा था कि मैं इसे बचा नहीं पाया, बहन मानता था वो नीरू को। ठीक, इनको देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उनकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेद यानी संवेदना। इसी संवेदना ने उसे कहानीकार बना दिया। ठीक, इसी संवेदना ने उसे कहानीकार बना दिया। आगे देखो अगला फैक्ट। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। कौन सा गांव? देवानंदपुर। इसी गांव में 15 सितंबर 1876 और वार कौन सा था? शुक्रवार। शुक्रवार की संध्या को शरत का जन्म हुआ। तो ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न यहां से भी बन सकता है, शरत का जन्म कब हुआ था? तो 15 सितंबर और 1876 को। प्रश्न दोस्तों, एनटीए बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से प्रश्न बनाता है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है, कौन से वार के दिन शरत का जन्म हुआ था? तो कौन से वार के दिन हुआ था? शुक्रवार के दिन। यही उसका बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ यही। ठीक, मां न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत करना भी व्यर्थ था, वह कुछ सुनते नहीं, उनकी मन की करते थे। अब अगला फैक्ट देखिए, शरत सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, यानी शरत का रंग सांवला था लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जो लोगों को लुभाती थी। ठीक, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह थी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे, बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था और बुद्धि भी तीक्ष्ण थी। लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता में ही अधिक होता है। ठीक, और देवानंद लौटकर यह पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। अगला फैक्ट देखो, शरत अब अपने ननियाल में रहने लगा था, यानी वो एक ननियाल में भी रहने लगा था। उसके पुराने मित्र फिर उसके पास घिर आए। राजू उनमें सबसे प्रमुख था। तो राजू उसका मित्र है, किसका? जो इसकी बदमाशी में साथ देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राजू मित्र था इसका बदमाशी में साथ देने वाला।
शीघ्र ही उसने एक नया मित्र बना लिया जिसका नाम था नीला। उसका पहला उपन्यास उपन्यास बासा या काकबासा। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहली कहानी कौन सी थी? काशीनाथ। और पहला उपन्यास कौन सा है? काकबासा। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास को फाड़कर फेंक दिया, लेकिन इस उपन्यास को उसने फाड़कर भी फेंक दिया था। इन दुस्साहसिक कार्यों और साहित्य सृजन के बीच प्रवेशिका परीक्षा परिणाम कभी का निकल चुका था। वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया था। अब उसे कॉलेज में प्रवेश करना था, परंतु सदा की तरह फीस देने का प्रश्न फिर बाधा बनकर आ उपस्थित हुआ। जो व्यक्ति प्रवेशिका परीक्षा की फीस नहीं दे सकता था, वह कॉलेज का खर्चा कैसे चलाएगा? अंत में छोटी नानी कुसुम कामिनी। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। छोटा नाना कौन है? अघोरनाथ। और छोटी नानी कौन है? कुसुम कामिनी। कुसुम कामिनी ने शरद की रक्षा की, पति से परामर्श करके उसे घर के छोटे बच्चों का टीचर नियुक्त कर दिया है। वो ट्यूशन पढ़ाने लग गया था उनके घर के छोटे बच्चों को, जिसके बदले उसे पैसे मिलने लगे थे। घर में शरद के अलावा दो छोटे भाई, कौन कौन? प्रभास और प्रकाश, तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। ठीक। इसी बहन की प्रसूति में मां ने प्राण दिए थे, यानी जब सुशीला का जन्म हुआ था तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, उसके जन्म के वक्त ही। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी, तो वो घर में नहीं रहती थी। ठीक। इसलिए घर में शरद के अलावा दो छोटे भाई प्रभास प्रकाश और एक छोटी बहन सुशीला और मुनिया थी, इन्हीं का जिक्र है। और बड़ी बहन की तो शादी हो चुकी थी, वो घर में नहीं थी, तो इसका जिक्र ऊपर नहीं किया गया। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गया था। यानी पहले तो पत्नी की वजह से उसे खाने पीने को मिल रहा था, लेकिन जैसे पत्नी मरी, अब उसके होशवास ठिकाने आए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब असंभव था, तो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगा। तो कहाँ रहने लगा था वो? खंजरपुर मोहल्ले में। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मोतीलाल यानी शरद के पिता कहाँ रहने लगे थे? तो खंजरपुर मोहल्ले में मकान लेकर। ठीक। आगे देखो। कंठ के माधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। दोस्तों, देवदास पर फिल्म बनी है जिसमें शाहरुख खान ने रोल अदा किया है और रानी मुखर्जी ने पारो का रोल निभाया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखना आप। ठीक। देवदास का सृजन चल रहा था। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरद के अपने असफल उत्कृष्ट प्रेम की आत्म स्वीकृति ही है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह साथी धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मुसाई। तो मुसाई ने धर्मदास का रोल अदा किया था। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, धर्मदास का रोल किसने अदा किया था? तो नाना के घर के नौकर मुसाई ने धर्मदास का रोल अदा किया था। चंद्रमुखी कौन बनी थी? चंद्रमुखी का उपादान जुटाया था इस कालिदासी नर्तकी ने। तो एक नर्तकी थी जो शरद से प्रेम करती थी, वही उपन्यास में क्या बनी? चंद्रमुखी। ठीक। शरद चंद्र ने कालिदासी के इस आभार को स्वीकृत किया, लेकिन वह कितनी ही धर्मप्राणा हो, थी तो एक नर्तकी ही। शरद के नाना के परिवार के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वह उसके घर जाए। यानी शरद को सब डांटते थे कि तू वहां नर्तकी के यहाँ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो तुम्हारा इस घर में आना वर्जित है। फिर
ठीक। और ऐसे छोटे नाना अघोरनाथ ने एक दिन आदेश निकाला कि शरत को घर में मत आने दो, उसका प्रवेश वर्जित है। प्रतिभाशालियों की यही पहचान। ठीक। एक अगला फैक्ट देखो कि एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि 40 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में वह राजा के समान प्रसिद्ध होगा। ऐसा एक ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर उसको बताया था। अब अगला फैक्ट देखिए, एक हस्तलिखित सचित्र पत्रिका शिशु का प्रकाशन भी आरंभ किया। किसने? उन शरत ने और उनके मामाओं ने मिलकर। संपादक बने 10 वर्षीय मामा, 10 वर्षीय मामा गिरीन्द्र नाथ। तो एक फैक्ट ये भी है दोस्तों। प्रश्न बनेगा यहां से कि शिशु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था तो उसका संपादक कौन बना था? तो 10 वर्षीय मामा गिरीन्द्रनाथ बना था। ठीक, यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। उनका हस्तलेख बहुत सुंदर था, यानी उसकी राइटिंग अच्छी थी। शिशु की बंगला और अंग्रेजी कविताएं शिशुओं के अनुरूप ही थी। प्रेम की पीर अभी भी शरत को परेशान कर रही थी। अगला फैक्ट देखो कि प्रेम की पीर शरत को अभी भी परेशान करती थी। उसकी प्रेमिका नीरदा उससे विमुख होकर, तो एक प्रेमिका कौन है? नीरदा। उससे विमुख होकर, उससे रूठकर भागलपुर से चली गई। भागलपुर क्या था? ननिहाल। किसका? शरतचंद्र का। वहीं पर मिली से नीरदा। उसने सुना कि आबकारी के किसी दरोगा के साथ वह यहां आकर रहने लगी हैं। कहाँ? मुजफ्फरनगर। इसलिए वह मुजफ्फरनगर आया था उससे मिलने। और एक दिन उसने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन नीरदा ने उसे उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा तक भी नहीं, क्योंकि वह दरोगा की पत्नी थी। अब जिस दिन इसका कारनामा दरोगा को भी पता चल जाता है तो दरोगा इसे पीट देता है शरतचंद्र को एक दिन। अब यहां पर इफेक्ट देखो, नीरदा से संवाद है शरतचंद्र के। शरत ने कहा, मैं कृतिकार हूं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। यानी उसे रिझा रहा है नीरदा को, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कृतिकार हूं, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। कृतिकार। तब नीरदा कहती है कि कृतिकार। वह हंस पड़ती हैं। और कृतिकार भूखे मरते हैं। कृतिकार भूखे मरते हैं। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। किसने कहा? नीरदा ने। किसने कहा? नीरदा ने। नीरदा ने कहा कृतिकार भूखे मरते हैं। आवारा चरित्रहीन भला तुमसे मेरी शादी कैसे हो सकती है? और कुल मर्यादा मेरी शादी कैसे हो सकती है? यानी उसके घर के तैयार नहीं थे और वो भी फिर मना कर देती उससे शादी करने को। शरत शरत कहते हैं कुल मर्यादा, मैं कुल मर्यादा में विश्वास नहीं रखता। इस लोक दिखाओ मर्यादा के ऊपर निर्भर करके तुम्हें दो प्राणों का नाश नहीं करना चाहिए। यानी कुल मर्यादा के चक्कर में तुम अपने मन को भी मार रही हो और मेरे मन को भी। अगला फैक्ट देखिए, इसके बाद क्या होता है कि पिता की मृत्यु हो जाती है। किसके पिता की? शरत के पिता की, मोतीलाल की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद छोटी बहन को मकान मालकिन के पास रख दिया, क्योंकि उससे स्नेह करती थी। ठीक। छोटे भाई प्रभास को एक मित्र के यहां रख दिया और छोटे भाई प्रकाश को उसके छोटे नाना अघोरनाथ के यहां रख दिया। तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, छोटी बहन को कहां रखा? मकान मालकिन के पास। और प्रकाश को कहां रखा? अघोरनाथ के पास। ठीक। और उसके मित्र के पास किसने रखा? प्रभास को रखा। अगला फैक्ट देखिए, शरत चंद्र ने घर छोड़ दिया था और यह बात किसी को नहीं बताई। और वह घर क्या, शहर छोड़कर, देश छोड़कर भी चला गया था। केवल अपने मामा देवी, देवी का पूरा नाम क्या था? देवेंद्रनाथ गंगोपाध्याय। देवेंद्रनाथ गंगोपाध्याय। तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि शरत के मामा देवी का पूरा नाम क्या था? देवेंद्रनाथ गंगोपाध्याय। इसी को ही बताया था इसने कि मैं रंगून जा रहा हूं। रंगून कहाँ है? बर्मा में। कौन से देश में? बर्मा में रंगून शहर है। और इसी का जिक्र किस में आया दोस्तों? परिंदे नामक कहानी में भी इसका जिक्र आया है।
तो ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है। जब भारत से बाहर गया था शरत चंद्र तो कहाँ गया था? बर्मा में गया था। बर्मा के कौन से शहर में गया था? रंगून में गया था। प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब पहला पर्व समाप्त हो गया, दूसरा पर्व देखते हैं, दिशा की खोज। ठीक, आगे देखो। रंगून में मौसा अघोरनाथ चटर्जी, तो इनके छोटे नाना का नाम भी अघोरनाथ था और मौसा जी का नाम भी अघोरनाथ था। अघोरनाथ चटर्जी के यहाँ गया। ठीक, कई स्थानों पर घूमा, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए, जैसे एक बार फिर वह दिशाहारा हो। आज रंगून में दिखाई देता तो कल पेग या उत्तरी बर्मा भाग जाता, यानी इधर उधर भटक रहा था। पोंगी बनकर घूमना उसके लिए उतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। दोस्तों, पिछली बार प्रश्न बना था दिसंबर वाले पेपर में, पोंगी का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? बौद्ध साधु। ठीक, बौद्ध साधु। कविवर रंगून में शरत को कौन मिलते हैं? कविवर निर्मल चंद्र। निर्मल चंद्र। ठीक, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। रंगून में कौन से कवि से शरत की भेंट हुई थी? तो किससे हुई थी? निर्मल चंद्र की। कविवर निर्मल चंद्र जैसे विभोर हो उठे, बोले, आपके गाने के भाव उद्दीपन से वही चिर सुंदर मन में उतर आया है। चित्र उद्दीपन से वही चित्र सुंदर मन में उभर आया है। नहीं जानता था कि रंगून में ऐसे रत्न भी छिपे हुए हैं। मैं आज आपको रंगून रत्न की उपाधि देता हूं। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। रंगून रत्न की उपाधि शरत को किसने दी? कविवर निर्मल चंद्र ने। रंगून में विवाह होता है शरत का पहली बार। ठीक, रंगून में एक यज्ञेश्वर मिस्त्री की लड़की है। किसकी लड़की है? यज्ञेश्वर मिश्र की लड़की है, जिसका नाम है शांति। तो ये फैक्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फर्स्ट विवाह किसके साथ हुआ? शांति के साथ रंगून में। ठीक, 1 वर्ष बाद एक पुत्र भी होता है इनको, लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण पत्नी और बच्चा दोनों मर गए। ठीक, दोनों ही मर जाते हैं बेचारे। ठीक, दोनों ही मर जाते हैं। अब अगला फैक्ट देखिए, बड़ी दीदी उपन्यास के से संबंधित है फैक्ट। रंगून जाने से पहले बड़ी दीदी लिखी थी, प्रकाशित हुई तो धूम मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह रविंद्रनाथ टैगोर की है भाई ये रचना, लेकिन किसकी रचना थी ये वास्तविक में? ये थी शरत की रचना। ठीक, इन्हीं दिनों वह चरित्रहीन लिख रहा था, हालांकि उसका आरंभ भारत में हो चुका था। चरित्रहीन का नायक कौन था? सतीश। और उसकी नायिका कौन थी? किरणमयी। ठीक, नायक था सतीश और नायिका किरणमयी। कलकत्ता लौटने से पूर्व श्रीकांत का सृजन भी आरंभ हो चुका था। किसका? श्रीकांत का। और उसमें एक यह भारतवर्ष में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। बहुत से लोगों का विश्वास है कि इस उपन्यास में श्रीकांत वह स्वयं है और राजलक्ष्मी उसकी प्रेयसी हैं। इस राजलक्ष्मी की खोज में न जाने कितने लोग पागल हो गए, लेकिन उसकी खोज खबर कोई नहीं पा सका। पाता कैसे? वह तो लेखक की कल्पना मात्र थी, अतृप्त कामनाओं की कल्पना। उसने अपने बचपन की साथी धीरू को आधार मानकर पहले देवदास की पारो और फिर श्रीकांत की राजलक्ष्मी का चित्रण किया। सुना यह भी गया था कि धीरू का वास्तविक नाम राजलक्ष्मी ही था। धीरू का वास्तविक नाम क्या था? राजलक्ष्मी। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी उपन्यास लिखता प्रेम का, उसकी नायिका जब वो बनाता था तो उसके ध्यान में धीरू रहती थी, धीरू को आधार बनाकर ही उसकी नायिका बनाता था। ठीक, कुछ समय के बाद मोक्षदा नामक युवती से विवाह हुआ, यानी पहले तो शांति से विवाह हुआ। ठीक, फिर मोक्षदा से विवाह हुआ। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोनों ही, पहले नंबर पर किससे विवाह हुआ? शांति से। दूसरे नंबर पर किससे विवाह हुआ? मोक्षदा से। फिर मोक्षदा का ही नाम बदलकर
ये क्या रख देता है, हिरण्यमयी। इसी का ही नाम बदलकर ये हिरण्यमयी रख देता है। ठीक। अब प्रश्न यहां से कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि शरत की पहली पत्नी का नाम क्या है, तो प्रश्न में उत्तर होगा शांति। ठीक। प्रश्न इस प्रकार बनेगा एक कि शरत की पत्नी, दूसरी पत्नी हिरण्यमयी का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका था मोक्षदा। ठीक। ये प्रश्न, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखो, मोक्षदा से कहा, आज से तुम हिरण्यमयी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, उस पर कभी भी किसी प्रकार का मेल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। ठीक। अब अगला फैक्ट देखो, सिंगापुरी नूरी पक्षी बटू बाबा। ठीक। सिंगापुरी नूरी पक्षी बटू बाबा, तो ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है। एक तो बटू बाबा नाम का पक्षी था इनके घर में, कुत्ते का नाम वंशीवन था, तो शरद के कुत्ते का नाम क्या था, वंशीवन। लेकिन लेखक इसे किस नाम से पुकारता था, इसे भेली, भेली नाम से पुकारता था। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न बनेंगे शरद के कुत्ते का नाम क्या था, वंशीवन। शरद अपने कुत्ते वंशीवन को किस नाम से पुकारता था, भेली नाम से। और शरद के पक्षी का नाम क्या था, भटू बाबा, बाटू बाबा। ठीक। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखो, घर में आग लग गई। एक बार क्या होता है, शरद के घर में आग लग जाती है। एक विदेशी बंधु की पूरी लाइब्रेरी उसने थोड़े अमूल्य पर खरीद ली थी। बड़े परिश्रम से घर को सजाया था, बड़ी साध के तेल चित्र तैयार किए थे, बड़ी साध के साथ चित्र तैयार किए थे। अभागिनी नारियों का इतिहास चरित्रहीन, न जाने कितने वर्षों से लिखता आ रहा था। सब कुछ को उसने अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखा। चरित्रहीन भी जल गया था उस आग में, चरित्रहीन उपन्यास भी जल गया था उस आग में। और देखता देखता मौन खड़ा रहा। बचा सका तो सिर्फ किन्हें, कुछ पुस्तकों को, अपनी पत्नी को, पक्षी को और कुत्ते को। ठीक। इन चीजों को बचा सका था वो आग से। प्रमुख बिंदु देखो दोस्तों इसमें, देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी, श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरूही का विकसित और विराट रूप हैं। ठीक। देवानंदपुर में सरस्वती नदी है, तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। देवानंदपुर में कौन सी नदी है, सरस्वती, ये महत्वपूर्ण है। ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। तो किससे तुलना की गई, रॉबिन हुड से। प्रश्न बनेगा किसकी तुलना रॉबिन हुड से की गई है, तो किसकी की गई है शरद चंद्र की। 1895 में उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी मां की मृत्यु, 1895 में। कालीदासी नाम की एक नर्तकी थी, मसूरगंज में रहती थी। कहाँ रहती थी, मसूरगंज में। उसके पास बहुत पैसा था। आदमपुर क्लब के नाटक विभाग ने अनेक सुंदर नाटक मंचस्थ किए थे। उनमें प्रमुख थे मृणाली, बिल्ब, मंगल और जना। शरत ने इनमें क्रमशः मृणालिनी, चिंतामणि और जना की भूमिका निभाई थी। तो ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। जब नायक किसी नाटक में भूमिका कर रहा है, तो किस किस की भूमिका कर रहा है, ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है। ठीक। तो प्रश्न बन जाएगा, शरद चंद्र ने मृणालिनी, चिंतामणि और जना की भूमिका निभाई थी। ठीक। कथन में आ जाएंगे, कथन ए और आर में चुनिए। और राजू ने गिरिजा और पागलिनी का अभिनय करके यह सर्जित किया था। प्रश्न इस प्रकार बनेगा, इनसे अगर बनेगा तो कथन ए में दे देंगे, शरत ने मृणालिनी, चिंतामणि और जना की भूमिका निभाई। कथन आर, राजू ने गिरिजा और पागलिनी की भूमिका निभाई। फिर ऑप्शन में देंगे कथन दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इस प्रकार बनेंगे। फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
आगे देखो, शरत न स्वयं अंग्रेजी में पत्र लिखता था, खुद भी अंग्रेजी नहीं लिखता था और न किसी परिचित को लिखने की प्रेरणा देता था, यानी अंग्रेजी का विरोध करता था शरत चंद्र। मामाओं और शरत ने बचपन में मिलकर एक हस्तलिखित चित्र सचित्र मासिक पत्रिका शिशु का प्रकाशन आरंभ किया। संपादक बने 10 वर्षीय मामा गिरीन्द्र नाथ। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, ये पहले भी हमने पढ़ लिया। ठीक, आगे देखो दोस्तों, गिरीन्द्र ने कहा, शरत तुम कुंतलिन पुरस्कार के लिए गल्प क्यों नहीं लिखते, कहानी क्यों नहीं लिखते। अब कुंतलिन पुरस्कार क्या है दोस्तों, उस समय क्या है, कुंतलिन क्या है, तेल का नाम है कुंतलिन, मोस्ट भी है। कुंतलिन एक तेल का नाम है, उसके प्रचार के लिए उसके मालिक ने, जो फैक्ट्री थी तेल की मालिक की, उसके मालिक ने एक प्रतियोगिता लिखी, प्रतियोगिता बनाई कि जो भी इस पे अच्छी कहानी लिखेगा उसको अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा, फिर उस कहानी को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक, तो गिरीन्द्र ने कहा, शरत तुम कुंतलिन पुरस्कार के लिए गल्प क्यों नहीं लिखते। 25 रुपए मिलते हैं उसको, लिखने वाले को प्रथम आने पर, मोस्ट है। कुंतलिन पुरस्कार मिलने पर कितने रुपए मिले, 25 रुपए, और उस समय 25 रुपए बहुत होते थे दोस्तों। कुंतलिन पुरस्कार क्या है, शरत ने पूछा। ठीक, फिर बोला, गिरीन्द्र बोला, स्वदेशी का युग है दोस्त, सभी देश प्रेमी स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उन्हें देना भी चाहिए। कुंतलिन एक सुगंधित स्वदेशी तेल है। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न बन जाएगा। कुंतलिन विदेशी तेल है तो गलत हो जाएगा कथन, कुंतलिन सुगंधित स्वदेशी तेल है तो कथन सही हो जाएगा। बहु बाजार के एच बसु उसके निर्माता हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए यह प्रतियोगिता चलाई गई है। तो तब शरत ने क्या किया, मंदिर कहानी लिखी थी दोस्तों। मोस्ट है, प्रश्न बनेगा यहां से कि कुंतलिन पुरस्कार के लिए शरत ने कौन सी कहानी लिखी, कौन सी कहानी लिखी, मंदिर कहानी लिखी, और मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से भेजी। किसके नाम से भेजी, मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से, और इसे प्रथम पुरस्कार भी मिल गया था। ठीक, अब अगला पर्व है, तीसरा पर्व दिशांत। ठीक, जिस समय शरत ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, अगला फैक्ट देखो अब इसमें, कि जिस समय शरत कलकत्ता को छोड़कर रंगून गया था, उस समय वह तिरस्कृत था, उपेक्षित था, असहाय था, यानी लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे, सब धिक्कारते थे, और वह अकेला था, असहाय था। लेकिन जब वह वापस 13 वर्ष बाद, ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह रंगून से कितने वर्ष बाद कलकत्ता आया था वापस, तो कितने वर्ष बाद आया था, 13 वर्ष बाद। जब 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यातनाम यानी प्रसिद्ध हो चुका था, वो कहानियां लिख लिख के कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। अब वह नहीं, वे हो गए थे, यानी अब सम्मान से सब उसका नाम लेने लगे थे। ठीक, शरत चंद्र के जीवन का स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गई थी। चरित्रहीन का प्रकाशन सन 1917 में हुआ। बर्मा जाने से पहले ही उसका लिखा जाना आरंभ हो चुका था। लगभग 15 वर्ष तक उसे निरंतर लिखते रहे, तो 15 साल तक लिखा उसने चरित्रहीन को। ठीक, कितना साल तक, मोस्ट फैक्ट है दोस्तों, ये प्रश्न बन जाएगा। चरित्रहीन को लिखने में कितना टाइम लगा, शरत चंद्र को कितना टाइम लगा, 15 वर्ष का समय लगा उसे लिखने में। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसे घर में आग लग जाती है और वह पांडुलिपि जल जाती है। फिर उसके बाद स्मृति में से उसे उन्होंने फिर लिखना शुरू किया, यानी उसको लिख लिया था, फिर उसकी स्मृति में धीरे धीरे जो रह गया था
फिर आग लगने के बाद फिर से उसने लिखना शुरू किया चरित्रहीन को, और दोबारा जब लिखना शुरू किया तो 5-6 वर्ष लगे थे उसे लिखने में दोबारा। ठीक। मंझले भाई प्रभास, मंझला भाई कौन था? प्रभास, नौकरी छोड़कर सन्यासी हो गया था। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा शरद का कौन सा भाई सन्यासी हो गया था? तो कौन हो गया था? मंझला भाई प्रभास नाम का भाई सन्यासी हो गया था। और इस समय वे रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम वृंदावन का संचालन कर रहे थे। कौन? प्रभास। और जब भी प्रभास कलकत्ता आता था अपने बड़े भाई शरद के पास ही ठहरता था। बड़ी बहन अनिला देवी पास के गांव सामता बेड़ में रहती थी। तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। उसकी बड़ी बहन अनिला का ससुराल कहाँ था? सामता बेड़ में। ठीक, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। पति परिवार के साथ वे बार बार अपने भाई से मिलने आती थी। उन्हीं के परिवार के कारण उनके रहने की व्यवस्था हो सकी थी। किसके रहने की? शरद के रहने की। शरद का दोस्त एक फैक्ट यह भी कि शरद का एक समय गांधी से संवाद हुआ था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। महात्मा जी ने कहा, शरद बाबू आपकी चरखे में श्रद्धा नहीं है क्या? तब शरद बाबू बोलता है, नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा, लेकिन काटते तो आप चरखे के अनेक प्रेमियों से अच्छा, यानी चरखा तो आप अनेक चरखे काटने वालों से भी अच्छा काटते हो। तब शरद बोलता है, मैं चरखे को नहीं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने चरखा काटना इसलिए सीखा है महात्मा जी क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और महात्मा जी से हंस पड़ते हैं। तो ये संवाद हुआ था शरद और महात्मा गांधी के बीच। प्रश्न बनेगा यहां से, दो चार ऑप्शन में दो चार कथन दे देंगे। उनमें से एक कथन रहेगा कि गांधी जी का संवाद, शरद का संवाद गांधी जी से हुआ था। तो ये कथन सही रहेगा। ठीक, आगे देखो। गौड़ीय सर्व विद्या आयतन के नाम से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके परिचालन के लिए यहीं पर एक राष्ट्रीय विद्यालय कलकत्ता विद्या मंदिर भी स्थापित किया गया। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। उसके प्रिंसिपल बने कौन? सुभाष चंद्र बोस। किसके प्रिंसिपल बने? कलकत्ता विद्या मंदिर का। और शरद चंद्र बाबू हुए बंगला भाषा के मुख्य प्राध्यापक। किसमें? कलकत्ता विद्या मंदिर में। इसकी स्थापना किसने की थी? शरद चंद्र ने। ठीक, प्रिंसिपल कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और मुख्य प्राध्यापक कौन थे बंगला भाषा के? शरद चंद्र। और उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। शरद चंद्र ने भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उसकी परिचालना का भार सौंपा देश बंधु की बहन उर्मिला देवी को। तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नारी कर्म मंदिर की स्थापना किसने की? शरद चंद्र ने की। उसका प्रभार किसने सौंपा? उर्मिला देवी को। इनका एक उपन्यास है पाथेर दाबी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाथेर दाबी को, अगला फैक्ट देखो कि पाथेर दाबी को सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रश्न बनेगा यहां से, महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा कि शरद के कौन से उपन्यास को सरकार ने जब्त कर लिया था? तो कौन से उपन्यास को जब्त किया था? पाथेर दाबी को। पुलिस कमिश्नर ने शरद बाबू से कहा था, शरद बाबू जानते हैं पाथेर दाबी लिखकर आपने हमारी कितनी हानि की है। जहां भी हम क्रांतिकारियों को पकड़ते हैं वहीं देखते हैं कि हर एक के पास एक दो पुस्तकें हैं। अब ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी हम क्रांतिकारियों को पकड़ते हैं वहीं देखते हैं हर एक के पास 2 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? एक तो गीता है, दूसरी पाथेर दाबी। प्रश्न ये भी बनेगा, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि क्रांतिकारियों के पास कौन कौन सी 2 पुस्तकें होती थी? तो उसमें ऑप्शन में रहेंगे रामायण और पाथेर दाबी, गीता और पाथेर दाबी। इस प्रकार के 2 ऑप्शन और रहेंगे, उनमें से आपको चुनना है। गीता और पाथेर दाबी 2 पुस्तकें क्रांतिकारियों के हाथ में होती थी। ठीक, आपकी पाथेर दाबी ने क्रांतिकारियों को पागल बना दिया। पागल यानी वो बहुत ही उग्र हो चुके थे।
पाथेर दाबी पर एक गीत लिखा हुआ था, जे फूल ना फूटते झारिल धरणीते जे नदी। इस तरह का एक गीत है। ये पंक्ति ज्यादा मोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है, ठीक। शरद चंद्र भी कविवर को, कवि गुरु को, अब कवि गुरु कौन है ये फैक्ट दोस्तों, एक प्रश्न यहां से भी बनेगा। शरद चंद्र के गुरु कवि कौन थे? कौन थे? कौन थे इसके कवि गुरु थे दोस्तों? नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। शरद चंद्र के कवि रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इनके कवि गुरु थे, ठीक। तो प्रश्न ऐसे भी बनेगा, शरद चंद्र के कवि गुरु कौन थे? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को हमेशा ही वेद व्यास के बाद सर्वोत्तम कवि मानते रहे हैं। हम मन की सारी श्रद्धा के साथ प्यार करते रहे हैं इसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो प्रश्न इस प्रकार भी बनेगा कि किसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वोत्तम कवि माना है शरद चंद्र ने? तो किसके बाद? वेद व्यास के बाद, ठीक। आगे देखो, अगला फैक्ट देखो, शरद चंद्र 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। लिखना पढ़ना बहुत कठिनता से होता था। उनके साहित्यिक जीवनी का अंतिम पर्व भी समाप्त हो रहा था। उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे साहित्यिक जीवन के 4 पर्व हैं। ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ये। शरद ने स्वयं कहा था कि मेरे साहित्य के जीवन के 4 पर्व हैं। प्रथम पर्व, उसने पर्व गिनाए। प्रथम पर्व में मैंने बड़ी दीदी, प्रथम पर्व में मैंने बड़ी दीदी, देवदास आदि लिखे। वह युक्ता यौवन की उच्छ्वास और भीषण भावुकता का। दूसरे पर्व में असंयत भीषण भावुकता संयत संवेदन में बदल जाती है, यानी उसकी भावुकता संवेदना में बदल जाती है। परिणीता, रानेर, सुमति, चरित्रहीन, श्रीकांत आदि उनकी रचनाएं जीवन की अनुभूति से परिव्याप्त हैं। तो ये रचनाएं कब हुई थी? दूसरे पर्व में। तीसरे पर्व में कला प्रौढ़ हो चुकी थी। दत्ता और गृहदास जैसी कृतियां इस युग की देन है। अंतिम पर्व में, चौथे पर्व में मानो वे नवयुग की चुनौती स्वीकार करते थे। पाथेर दाबी, शेष प्रश्न इसी पर्व की रचनाएं है। शरद चंद्र बच्चों को बहुत प्यार करते थे। यह आश्चर्यजनक बात है कि इस अंतिम पर्व में उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कहानियां लिखी हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं लालू और कलकत्ता के नूतनदा। ये कहानियां शरद चंद्र ने बच्चों के लिए लिखी थी। फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बनेगा, लालू और कलकत्ता के नूतनदा किनके लिए लिखी शरद चंद्र ने? बच्चों के लिए, ठीक। आगे देखो, पुस्तक अभिमान को जलाने का आदेश दे दिया अपने नौकर को। यानी एक बार शरद क्या करता है कि अपने नौकर से कहता है कि ये अभिमान, अभिमान नाम की एक पुस्तक थी। नौकर से कहता है कि नौकर सुनो, ये अभिमान नाम की पुस्तक है, इसे जला दो तुम जल्दी से। तो नौकर क्या करता है बेचारा? अभिमान नाम की पुस्तक को जला देता है, ठीक। शरद बाबू ने उत्तर दिया था कि इसे जला देना ही उचित होगा। मेरी यह पुस्तक निकली तो एक व्यक्ति घृणापरस्त हो जाएगा, यानी मुझे गालियां देगा। अगला फैक्ट देखिए, शरद चंद्र ने हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था एक बार। तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। जिला कांग्रेस कमेटी में हावड़ा में, कलकत्ता में है हावड़ा, ठीक। तो हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था एक बार इसने। और एक फैक्ट ये भी है दोस्तों इसमें कि शरद चंद्र ने एक बार कहा था, मंदिर के जो जितना पास होता है वह भगवान से उतना ही दूर होता है। यह फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। प्रश्न बन जाएगा, मंदिर के जो जितना पास होता है वह भगवान से उतना ही दूर होता है। यह कथन कौन सी रचना से लिया गया है? कौन सी रचना से लिया गया है? आवारा मसीहा से।
और कौन कहता था ऐसा? शरद चंद्र कहता था ऐसा। ठीक, अगला फैक्ट देखिए, एक्सरे का परिणाम आज का था, यानी जब वो बहुत बीमार रहने लगे थे शरद चंद्र, तो उनका एक्सरा किया था। ठीक, एक्सरा कर लिया उनका, तो एक्सरे में क्या आया? जिगर में कैंसर था भैया, उनके जिगर में कैंसर था। मृत्यु ने अपने आगमन की घोषणा कर दी थी। मित्रों का तांता लगा रहता था, लोग उनसे मिलने आने लगे थे। किसी से मिलने का मन नहीं रह गया था, लेकिन वो कहते थे कि मुझे मिलने का मन नहीं कर रहा किसी से, और कहते थे कि सारे जीवन मनुष्यों को प्यार किया है मैंने, पास बुलाया है, पर अब और नहीं, अब तो बाकी दिन चुपचाप लेटे रहना चाहता हूं, ऐसा कहा था शरद चंद्र ने। तो ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, जिगर में कैंसर था उनके। ठीक, तो प्रश्न बनेगा, आवारा मसीहा जीवनी है जो शरद बाबू की, उसमें जिगर में कैंसर किसे था? ऑप्शन में दे देगा मोतीलाल को, माता भुवन मोहिनी को, नाना गुरुनाथ को, तो और स्वयं खुद को। ठीक, तो ऑप्शन में आपको क्या चुनना है? शरद चंद्र को स्वयं जिगर में कैंसर था। आगे देखो, डॉक्टर ललित मोहन बंदोपाध्याय ने 12 बजे ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन कौन करता है? शरद चंद्र का डॉक्टर ललित मोहन बंदोपाध्याय करता है। पाया कि जिगर एकदम गल गया है, ऑपरेशन में उन्होंने देखा कि इनका जिगर तो बिल्कुल गल गया है, बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने घाव को वैसे ही बंद कर दिया, जिससे शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जा सके। और उस दिन, ये फैक्ट तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, 16 जनवरी रविवार का दिन था, और सन 1938 थी, 38 में पूर्णिमा का दिन था। ठीक, पूर्णिमा का दिन था, सवेरे 10 बजे, कितने बजे? सवेरे 10 बजे भारत के अपराजय कथा शिल्पी ने अंतिम सांस ली थी। उस समय उनकी आयु थी कितनी? 61 वर्ष 4 मास, यानी 4 महीने। तो फैक्ट ही फैक्ट है दोस्तों, यहां से लेकर इसमें प्रश्न बनेगा, कितनी तारीख को मृत्यु हुई थी? 16 जनवरी को। एक तो प्रश्न बनेगा उनका जन्म कब हुआ था? शुक्रवार के दिन। शरद का जन्म शुक्रवार के दिन, शुक्रवार। इस तरह ध्यान में रखना है, शरद कब आए थे? शरद आए थे शुक्रवार को, और अंतिम सांस कब ली? रविवार को, रविवार को। ठीक, रविवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी? 1938 में। उस समय क्या थी? अमावस्या की पूर्णिमा थी भाई। तो इतना अच्छा व्यक्ति माउस में क्यों, अमावस्या में क्यों मरेगा भैया? वो तो अच्छा आदमी था, तो पूर्णिमा में मरेगा, वो तो पूर्णिमा के दिन मरा। ठीक, पूर्णिमा के दिन मरा, वो अच्छी आत्मा थी, वो पूर्णिमा के दिन मरा। ठीक, कितने बजे मरा? सवेरे 10 बजे, सवेरे 10 बजे मरे थे वो। और उनकी उम्र कितनी थी मरा था जब वो? 61 वर्ष और 4 माह। ठीक, ये उम्र हुई थी उसकी, शरद बाबू की। ठीक, अब एक और फैक्ट है, संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शरद बाबू को कहां पर जलाया गया? केवड़ा तल्ले में, केवड़ा तल्ले में। ये फैक्ट दोस्तों जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बनेगा इस बार यहां से, कहां जलाया गया, कहां पर जलाए गए वो? केवड़ा तल्ले में। ठीक, तो दोस्तों ये था आवारा मसीहा जीवनी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है, थम्स अप का निशान ठोकना है एक, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जरे वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।